हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है? व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द पार्टिकल्स देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करता तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। किस तरीके से? अभी तक हमने पढ़ा कि टॉर्क किसके इक्वल होता है? dl बाई dt के इक्वल होता है। टॉर्क किसके इक्वल होता है? dl बाई dt के इक्वल होता है। और टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर टोटल टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? d बाई डी टी एल टोटल, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, और टोटल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। जो टोटल टॉर्क एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर अगर किसी कंडीशंस में या इस तरीके से आपकी सिचुएशन है कि बच्चों आपका जो टॉर्क है उसकी वैल्यू जीरो है, टॉर्क की वैल्यू जीरो है, यानी कि डी टी या डी टोटल बाय डी टी की वैल्यू भी क्या है? जीरो है। दोनों इक्वेट में है, दोनों इक्वेशन इक्वल है। अगर टाउ की वैल्यू या टॉर्क की वैल्यू जीरो है आपकी, तो dl बाई dt भी जीरो है, यानी कि L कांस्टेंट है। क्यों? सिंपल मैथ में डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो है, अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो है उसका मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि आपका L जो है वो कांस्टेंट है। तो ये सिंपल सा लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम है, जो L है, वो कब कांस्टेंट होता है या किस कंडीशंस में ये कांस्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जो डेली लाइफ पर एप्लीकेबल होते हैं। पहला एक बहुत बेसिक से एग्जांपल है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेस व्हेन द प्लैनेट कम क्लोजर टू सन। ऐसा देखा जाता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है प्लैनेट की रेवोल्यूशन की, जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों प्लैनेट के रेवोल्यूशन की, वो बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है जब प्लैनेट सन के पास आता है, व्हेन द प्लैनेट कम क्लोजर टू सन। तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, प्लैनेट सन के पास आया यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। प्लैनेट और सन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया। इनर्शिया क्या होता है? मैंने बोला था इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आपका डिस्टेंस कम हो गया तो आपका इनर्शिया भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना, कम हो गया ना। क्यों? क्योंकि इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। क्योंकि बच्चों इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो अगर आपका डिस्टेंस कम हो गया जब प्लैनेट सन के पास आया और डिस्टेंस कम हो गया तो आपका इनर्शिया भी घट गया। और लॉ क्या कहता है भाई? लॉ कहता है एल कांस्टेंट रहता है, एल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अच्छा, हमें एल को कांस्टेंट रखना है। एल के एक्सप्रेशन के एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। पहले जो प्रूफ्स कराए हैं, पहले जो नोट्स दिए हैं, पहले जो वीडियोस दी हैं, वहां से मैंने प्रूफ भी करवाया है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो आपका एल है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। क्योंकि ये सब एक्सप्रेशन भी सिमिलर था तो मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाए थे कि एल आई ओमेगा के इक्वल कैसे है। अब वो कहता है, कंजर्वेशन जो है वो कहता है कि एल कांस्टेंट रहता है। एल कांस्टेंट रहने का सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी सिचुएशन में आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, या किसी सिचुएशन में अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा। एल का कंजर्व होने का या कांस्टेंट रहने का एक सिंपल सी जो मतलब है वो ये है कि अगर कहीं पर आई घटा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और अगर कहीं पर आई बढ़ा तो ओमेगा घट जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपका आई डिक्रीज हुआ है तो ओमेगा इंक्रीज होगा। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, इसीलिए द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट और सिंपल सा रीजन है कि क्यों एंगुलर वेलोसिटी किसी प्लैनेट की अराउंड द सन बढ़ जाती है। क्यों किसी प्लैनेट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अराउंड द सन इंक्रीज हो जाती है?
जब प्लैनेट जो है आपका, व्हेन प्लैनेट कम क्लोजर टू सन, जब वो सन के पास या क्लोज में आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो है सपोज अ डांसर इज रोटेटिंग विद द आर्म्स एंड लेग्स आउटवर्ड। कोई डांसर है वो रोटेट कर रही है, उसकी आर्म्स और लेग्स जो है वो बाहर की तरफ है। व्हेन शी फोल्ड्स द आर्म एंड ब्रिंग द स्ट्रेच लेग क्लोज टू द अदर लेग, देन आई डिक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस, या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? कहता है कि सिंपल एक डांसर है, वो रोटेट कर रही है, उसकी आर्म्स और लेग्स जो है बाहर की तरफ है। जब वो अपनी आर्म्स और लेग्स को अंदर की तरफ, जैसे कि उसने अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लिया और एक लेग को वो अपनी दूसरी लेग के पास ले आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया ना। उसकी बॉडी से उसकी जो आर्म्स का डिस्टेंस है, क्योंकि पहले वो स्ट्रेच्ड थी, तो अब उसने उनको फोल्ड कर दिया, या उनको जो आपकी आर्म थी जो दूर थी उन्हें वो बॉडी के पास ले आया, तो आपका डिस्टेंस कम हो गया या आई कम हो गया और ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई। इस तरीके से देखा जाता है कि जब वो डैश करता है कुछ इस तरीके से कि उसकी आर्म्स और लेग्स का डिस्टेंस जो है वो कम है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो पहला आपका बहुत इजी है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों घटा? क्योंकि डिस्टेंस घटा। डिस्टेंस घटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, और आपका जो ओमेगा है, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द पर्सन इज कैरिंग सम वेट ऑन हिज हैंड्स एंड स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, व्हेन ही फोल्ड्स हिज आर्म्स, जब वो अपनी आर्म्स को फोल्ड करता है, अगेन आर्म्स को फोल्ड किया, डिस्टेंस घटा, आई घटा, ओमेगा बढ़ा। जब वो अपनी आर्म्स को फोल्ड करेगा तो इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, या जिस वेलोसिटी के साथ वो पर्सन उस प्लेटफॉर्म पर रोटेट कर रहा था, घूम रहा था, वो जो वैल्यू है उसकी रोटेशन की, या इस केस में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका घट गया, तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी बॉडी की या रोटेटिंग प्लेटफॉर्म की वो इंक्रीज हो जाएगी। द एंगुलर वेलोसिटी वुड सिंपली इंक्रीज इन दिस केस। फोर्थ जो आपका सिंपल सा केस है वो ये है कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो इनर लेयर्स है टॉर्नेडो की, जो आपका टॉर्नेडो आता है उसकी इनर लेयर्स की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, बट जो बाहर वाली लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स हैं, उनकी कम होती है। इनर लेयर्स की वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि वो कम दूरी पर है, डिस्टेंस कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ओमेगा क्या होगा? ज्यादा होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। आपकी जो इनर लेयर्स हैं उनका डिस्टेंस मिडिल पोर्शन से, स्टार्टिंग पोर्शन से कम है एज कंपेयर टू आउटर लेयर्स। डिस्टेंस कम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपकी जो इनर लेयर्स होती हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी हाई होती है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनर लेयर्स ऑफ टॉर्नेडो इज हाई। तो ये हमने कुछ 4 सिंपल से एग्जांपल करे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो अलोंग विद एग्जांपल्स ही आपको ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। वो आपकी नंबरिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का आपके पेपर में पूछा गया है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग आपकी 2 थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सिलेबस इज एज सच, आप लोगों का सिलेबस में थ्योरम्स नहीं है, तो यू डोंट नीड टू डिराइव देम, बट ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या जो दो थ्योरम्स हैं वो क्या होती हैं या क्या इनकी स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ए बी is equal to the movement of inertia about an axis KL passing through the center of mass and the product of total mass and square of distance between two axes। ये थ्योरम कहती है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की, मेरे पास ये बॉडी है, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी की
जो ए बी एक्सिस से पास कर रही है, ये आपकी ए बी एक्सिस है, वो किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस के एल। वो बराबर होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस के एल के, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। और यहाँ मैंने एक लाइन आपकी लिखी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चीज और के यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये जो एक्सिस है, जैसे एक्सिस के एल है, ये और जो ए बी एक्सिस है वो पैरेलल होनी चाहिए। एक्सिस के एल एंड एक्सिस ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर। Moment of inertia of the body about an axis AB is equal to moment of inertia about axis KL and passing through center of mass. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक्सिस के लिए ई एस लिया है या मैंने आई एस लिया है। ये सिंपल थ्योरम की जो नेमिंग है उसमें ही ई एस है, दैट्स वाई। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर आप इसके नेम में आई एस लोगे तो भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और थ्योरम को नेम को ऐसे रखने के लिए मैंने ई एस लिया है इसकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के नेम में। तो यहाँ पर क्या है आपका कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए बी से पास करती हुई किसके बराबर होती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस के एल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मान लो यहाँ पर कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास सी है और जो मेरी के एल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से आपकी जा रही है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी और टोटल मास ऑफ बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ए बी और के एल एक्सिस के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? h है। तो इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी एंड द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो जो आपकी थ्योरम है वो ये कहती है, अगेन मैंने कहा बिकॉज ये आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, बट आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, या इनर्शिया की क्या वैल्यूज होती है डिफरेंट बॉडीज की। तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए, कभी कभी पेपर में वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम आपकी क्या कहती है? सेकंड थ्योरम इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टू डायमेंशनल बॉडी अबाउट एन एक्सिस OZ। जैसे मैंने कहा ये मेरी एक बॉडी है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस बॉडी का रहेगा OZ एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू एक्सिस OX एंड OY। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस OZ, जिसको हम लोग IZ से डिनोट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ movement of inertia about the two axes OX and OY, यानी कि IX और IY meeting at the point where OZ axis passes through the body। ये OX आपका है, ये OY axis है, और जो OZ axis है वो कहाँ से निकल रही है? उस पॉइंट से निकल रही है जहाँ पर OX और OY axis मीट कर रही है या मिल रही है। तो ये थ्योरम कहती है, जनरली स्पीकिंग ये थ्योरम कहती है कि IZ की वैल्यू जो है वो IX प्लस IY होती है। तो आज के बच्चों में हम लोगों ने सीखा आज की वीडियो में कि हमारी एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का क्या लॉ है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या रिलेशन है आपका, या डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, उनकी स्टेटमेंट्स को हमने देखा। नाउ एक आप में इस टॉपिक इसमें आपकी एक लास्ट चीज बचती है, और वो ये है, एक शायद आपका रोड का एग्जाम्पल है वो मैं देख लूंगी, ऐसा जैसे पहले किया था वैसे ही है। और एक आपका इसमें बचता है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडी। कुछ बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है। एक आधे नंबर में डायरेक्ट वैल्यू आती है, उसकी मैं आपको एक प्रॉपर लिख करके भेज दूंगी, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बी रेगुलर विद वीडियोज, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू। इसी के साथ जिसने अपनी फीस डिपॉजिट नहीं की वो 31 अगस्त तक करो। बहुत बार आप लोगों को कहा भी है कि नहीं तो आप एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाओगे, तो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करो ताकि आपको
आगे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पेपर्स की तैयारी करो। थैंक यू।